Hi everyone, welcome to another lecture of chemical kinetics, chemical thermodynamics. तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अगले लेक्चर हम लोग एक पूरा लेक्चर बनाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, मतलब MCQs वगैरह हो गए वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने प्रॉब्लम्स तो बहुत सॉल्व कर लिया हम लोग ने, आज अभी हम लोग MCQ सॉल्विंग पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, अगले लेक्चर से। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था एंट्रोपी। हम लोग ने एंट्रोपी पढ़ा था। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है भाई, रेंडमनेस। और क्या पढ़ा था हम लोग ने, एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस एंड disorderness of any system is known as entropy. Now entropy is denoted by S. तो हम लोग ने क्या किया था, चेंज इन एंट्रोपी लिया था, डेल्टा S इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल हीट अपॉन T। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा H अपॉन T, ठीक है। नाउ अच्छा, अगर Q रिवर्सिबल है, हम लोग को मालूम है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन में क्या होता है भाई, W इक्वल्स टू माइनस Q या फिर Q इक्वल्स टू माइनस W। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, W को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो डेल्टा S इक्वल्स टू RT ln V2 बाई V1, ये हम लोग ने देखा था, अपॉन T। तो सो T गेट कैंसल, वी आर लेफ्ट विथ डेल्टा S इक्वल्स टू R ln V2 बाई V1, ये हम लोग ने देखा था। ऐसे ही हम लोग ने H के बाद भी हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, H के बाद हम लोग ने U का भी सब्स्टिट्यूशन देखा था। ऐसा हम लोग ने बहुत सारा चीज़ देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट फ्री एनर्जी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्री एनर्जी और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एंट्रोपी इज जीरो एट एब्सोल्यूट ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी एंट्रोपी जीरो हो जाएगी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है एट 0 केल्विन। अभी 0 केल्विन इम्फेसाइज क्या बोलता है भाई, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, इतने -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, S विल बी जीरो। वाई, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो इतने टेम्परेचर पे -273.15 पे there will be no movement of any particle। अगर कोई भी पार्टिकल में मूवमेंट नहीं होगी या फिर रेंडमनेस नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है उसकी एंट्रोपी खत्म नहीं होगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंट्रोपी इज जीरो एट एब्सोल्यूट ऑफ इट्स टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है भाई, 0 केल्विन। तो कोई भी 0 केल्विन पे एंट्रोपी क्या हो जाती है, हमेशा जीरो हो जाती है, समझ गया। नाउ देयर आर फ्यू एक्सेप्शन अबाउट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ही यहीं तक है, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कुछ तो एक्सेप्शंस है, उसको हम लोग एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं और लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ look at the limitation of third law of thermodynamics.
लिमिटेशंस हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना रहे तो हम लोग स्टेटमेंट इसका कैसे लिखेंगे? पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है? फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड entropy is zero at absolute of its temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है भाई? एट 0 केल्विन। यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छे से आप लोग याद रखो, फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बोल रहा है? सॉलिड के बारे में, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के इसके अनुसार क्या बोल रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एंट्रोपी होता है वो 0 होता है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ लुक एट द फ्यू एक्सेप्शंस। इफ यू टॉक अबाउट द एमोर्फस सॉलिड, से एमोर्फस सॉलिड, व्हाट डू यू मीन बाय एमोर्फस सॉलिड? व्हिच इज नॉट ऑर्डरली पैक्ड। For example, if we take the example of glass is not example of crystalline solid. No, glass is example of amorphous solid. तो वही एक्सेप्शंस हम लोग देख लेते हैं जरा। एक्सेप्शंस, ग्लासी मटेरियल, do not have zero entropy. Glassy material do not have zero entropy at absolute temperature. अभी ग्लासी मटेरियल का मतलब क्या है? एक ग्लास है, कांच। तो कांच का एंट्रोपी 0 नहीं होता। ये 0 नहीं होता, उसका भी एक वर्ड है, वो हम लोग अभी देखेंगे। फॉर अ गैसेस लाइक, फॉर द गैसेस लाइक N2O or O2, they do not follow दिस लॉ। ये वो लॉ फॉलो नहीं करते। अच्छा, अभी ग्लासी मटेरियल का एंट्रोपी क्या होता है? 0 नहीं होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो अगर 0 नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर 0 नहीं होता तो जाहिर सी बात है एंट्रोपी थोड़ा सा कम तो होएगा ही। उस थोड़े से कम एंट्रोपी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल एंट्रोपी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल एंट्रोपी। मतलब उस एंट्रोपी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल एंट्रोपी। मतलब जो थोड़ा सा एंट्रोपी रह जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल एंट्रोपी। ठीक है। नाउ तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं पे हम लोग का खत्म होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? एंट्रोपी कभी भी 0 हो नहीं सकता। एंट्रोपी हमेशा 0 हो जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका एक्सेप्शन है, 2-3 एक्सेप्शन है, ग्लासी मटेरियल और ये गैसेस। समझ गया अच्छे से? एकदम पूरा परफेक्टली समझ गया। नाउ अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला हम लोग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्री एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी का मतलब फ्री में मिलता रहेगा क्या? नहीं,
फ्री एनर्जी का मतलब है फ्री एनर्जी का मतलब है एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 100 जूल ऑफ हीट, 100 जूल आपके पास अगर हीट है, इससे आप कोई भी वर्क डन करना चाहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बॉडी है, कंसीडर करो हमारे पास लड़का है एक, ठीक है, इसके पास 100 जूल ऑफ एनर्जी है, हीट है, इसको लड़के को इतना वर्क करना है, तो मान लो इसने वर्क किया से 90 जूल, 90 जूल का वर्क किया और 10 जूल का जो है वो वेस्ट हो गया। अच्छा, अभी इसमें हम लोग को इसमें तीनों पार्ट आपको समझ जाएगा, एंथैल्पी भी समझ जाएगा, एंट्रोपी भी समझ जाएगा और फ्री एनर्जी भी समझ जाएगा। तो जैसे मैंने एंथैल्पी के बारे में क्या बताया था, व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इसका बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी। एंथैल्पी के बारे में मैंने एक वर्ड बताया था, टोटल एनर्जी। तो दिस इज टोटल एनर्जी, नो? द टोटल अवेलेबल एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी। हियर द टोटल एनर्जी अवेलेबल इज 100 जूल एंड दिस 10 जूल इज वेस्टेड, नो? अगर ये 10 जूल वेस्ट हो गया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्ट एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्ट एनर्जी। नाउ वेस्ट एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेंडमनेस। रेंडमनेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्रोपी। अभी एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? वेस्ट एनर्जी। समझ गया? नाउ here the 19 joule is available for doing useful work, no? अगर ये 90 जूल यूजफुल वर्क करने के लिए, जाहिर सी बात है, ये क्या होता है? अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क। अभी टू डू वर्क का मतलब है क्या हो जाएगा भाई? यही है हमारा फ्री एनर्जी। यही हमारा क्या होता है? फ्री एनर्जी। अभी फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। तो यहाँ पे 90 जूल यूजफुल वर्क एनर्जी हम लोग को चाहिए मिला है, जो 10 जूल वेस्ट हो गया है, और हमारे पास 100 ये फुल एनर्जी था। समझ गए इतना अच्छे से? तो फ्री एनर्जी क्या है भाई? एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क एंड since we have total energy as 100 joule, the energy available to do useful work is only 90 joule and 10 joule is waste energy. Waste energy is also known as randomness or entropy. All of you understand? ठीक है? इतना अच्छे से समझ गया? तो अभी हम लोग को ये फ्री एनर्जी पढ़ना क्यों है? सबसे पहले हम लोग को फ्री एनर्जी क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये पढ़ना क्यों होता है हम लोग को? ठीक है? वाई फ्री एनर्जी? हम लोग को क्वेश्चन आना चाहिए, वाई फ्री एनर्जी? वाई फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी क्यों? तो सबसे पहले याद रखना, इट इज यूजफुल वर्क ना, यूज टू डू यूजफुल वर्क। जो वेस्ट हो गया हम लोग को उससे मतलब ही नहीं। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन। अभी स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है मैंने बताया भी रहेगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है?
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है एनी रिएक्शन दैट टेक प्लेस इट्स ओन। कोई भी रिएक्शन जो अपने आप से हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी या फिर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी फ्री एनर्जी इज यूज्ड। ठीक है, इतना अच्छे से समझ गया। नाउ अभी हम लोग को कौन कौन से फ्री एनर्जी पढ़ने हैं, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगा, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होएगा, वो हम लोग सब देखने का है। ठीक है, इतना अच्छे से समझ गया, आगे बढ़े। नाउ फ्री एनर्जी, जैसे मैंने बोला था अभी फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्री एनर्जी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के फ्री एनर्जी हम लोग को मालूम होना चाहिए। पहला होता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय जी। दूसरा होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। पहला होता है गिब्स फ्री एनर्जी, दूसरा होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इसको डिनोटेड बाय ए। अभी दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। देखो फॉर्मूला कोई भी हम लोग को बना रहे हैं तो हम लोग को लॉजिकली हम लोग उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, और जो मैं करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है G इक्वल्स टू H माइनस टी एस and Helmholtz free energy is A equals to U minus TS. Now अगर मैं चेंज की बात, फॉर एग्जांपल इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये क्या हमारा फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, टोटल माइनस वेस्ट। टोटल माइनस वेस्ट एनर्जी का मतलब एंट्रोपी हो गया ना। ये टोटल का मतलब एंट्रोपी, टोटल में से जितना वेस्ट हो गया उतना माइनस कर दिया हम लोग, तो फ्री एनर्जी मिल गया। लॉजिकली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो टोटल माइनस वेस्ट इक्वल्स टू फ्री एनर्जी। नाउ हियर द गिवन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब मेरे पास कितना इंटरनल एनर्जी पूरा था और मैंने कितना वेस्ट किया, वही हमारा है फ्री एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरनल है, फॉर एग्जांपल हम लोग ने खाना खाया 100 किलो, 100 किलो खाना खाया, उसमें से हम लोग को 100 किलो काम, 100 किलो के हिसाब से काम भी करना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने कितना काम किया, 90 किलो के हिसाब से, तो 10 किलो तो वेस्ट हो गया ना। तो वही होता है वेस्ट एनर्जी। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। और ये क्या है, एंट्रोपी। समझ गया। अभी इसमें से हम लोग को कौन सा पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी आपको मालूम होना चाहिए। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होता है इंटरनल माइनस टी डेल्टा है टी एस, और जी होता है एच माइनस टी एस। एस का मतलब है टोटल एनर्जी माइनस वेस्ट एनर्जी इज नोन एज फ्री एनर्जी। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर एनर्जी की, गिब्स एनर्जी की यूनिट क्या है, एनर्जी है तो जूल होगा, एच का अगर वो एनर्जी है तो जूल होगा, एस भी वेस्ट एनर्जी है इसका भी जूल होगा। तो फिर एक टेम्परेचर बीच में क्या कर रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है बीच में, हम लोग टेम्परेचर क्यों लगाए हैं, बिकॉज एस का ही फॉर्मूला क्या है भाई, Q अपॉन टी। Q अपॉन टी मतलब जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो एक केल्विन, जूल पर केल्विन आ गया ना यहाँ पे, तो केल्विन को कट करने के लिए हम लोग ने दोबारा टेम्परेचर यहाँ पे रख दिया। समझ गया। तो ये टेम्परेचर इसलिए यहाँ पे है ताकि ये केल्विन केल्विन कट हो जाए। समझा अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा, अभी हम लोग गिब्स एनर्जी के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी,
गिव्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय जी। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या भाई? फॉर्मूला है G इक्वल्स टू H माइनस टी एस। काय के लिए यूज होता है? फॉर डिटरमाइनिंग, अभी मैंने बताया, फॉर डिटरमाइनिंग स्पॉन्टेनिटी। दूसरा बात, when डेल्टा जी का मतलब क्या होता है? चेंज इन फ्री एनर्जी। when डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव, अगर डेल्टा जी निगेटिव है देन रिएक्शन विल बी spontaneous। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर गिब्स एनर्जी, अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी अगर निगेटिव है तो रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। समझ गया अच्छे से? अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी इज निगेटिव देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। नाउ चेंज इन गिब्स एनर्जी को आप कैसे बोलोगे? डेल्टा जी से। अगर डेल्टा जी चेंज हो रहा है तो डेल्टा एस भी चेंज हो, डेल्टा एच भी चेंज होएगा। टेम्परेचर तो ऐसे ही रहेगा और डेल्टा एस भी चेंज होएगा। तो बताओ रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होने के लिए कौन कौन सी 3 चीजें चाहिए? सबसे पहले जी का चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, एच चाहिए और एस चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। तो ये तीनों का, चारों का जो क्या रोल होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, किस केस में डेल्टा जी निगेटिव होगा, किस केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, इतना अच्छे से समझ गया? इतने में कुछ डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देख देते हैं किस केस में डेल्टा जी निगेटिव हो रहा है। सबसे पहले डेल्टा एच, डेल्टा एस, टी, डेल्टा जी और रिजल्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो कंसीडर करो, मेरे पास फॉर्मूला क्या है? ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो ऐसा कंसीडर करो कि डेल्टा एच मेरा क्या है? पॉजिटिव है। डेल्टा एच क्या है मेरा? पॉजिटिव है। और डेल्टा एस क्या है? निगेटिव है। तो क्या होगा भाई? ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव माइनस निगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हुआ तो कोई भी टेम्परेचर लेने दो, हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू पर प्लस आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ऑल टेम्परेचर। डेल्टा जी क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। और डेल्टा जी जब भी पॉजिटिव हुआ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। नाउ इसका आप लोग उल्टा केस ले लेते हैं। डेल्टा एच क्या है? निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो अभी हम लोग ने क्या करा। तो अभी हम लोग ने क्या रखा? इसको निगेटिव रखा, इसको क्या रखा हम लोग ने? पॉजिटिव रखा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? निगेटिव। और निगेटिव माइनस निगेटिव और ज्यादा निगेटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इंडिपेंडेंट ऑल टेम्परेचर। ऑल टेम्परेचर पे क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा और रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक है, नाउ अगर मेरे पास ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी। ये क्या है हमारा? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो क्या होगा?
पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव होएगा। तो जाहिर सी बात है अगर टेम्परेचर मेरा ज़्यादा रहे तो निगेटिव का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे दो केस होते हैं, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे निगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ गया? नाउ अगर मैंने दोनों को निगेटिव रखा, दोनों को मैंने निगेटिव रखा, अगर मैंने दोनों को निगेटिव रखा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक हाई टेम्परेचर बनेगा और यहाँ पे एक लो बनेगा। हाई टेम्परेचर पे ये क्या रहेगा, अभी हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे निगेटिव और स्पॉन्टेनियस। समझ गया? तो ये टेबल बहुत अच्छे से बाहर रखने का है। एक और बात, यहाँ पे कोई भी एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0, डेल्टा जी इज लेस देन 0 एंड डेल्टा एस, ध्यान से देखो, डेल्टा एस इज से ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा रिएक्शन में? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस का भी कहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो डेल्टा एस अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। समझ गया? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट इफ डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, अगर डेल्टा जी 0 हो गया तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन कहाँ पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। अगर डेल्टा जी 0 हो गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। समझ गया अच्छे से? अगर डेल्टा जी और लेस देन 0 और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी 0 हो गया, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये समझ गया अच्छे से एकदम? यहाँ पे कुछ डाउट? तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा पूरा, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया चाहिए हम लोग, ठीक है? नाउ प्रोबेबली इस चैप्टर का आखिरी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है? नाउ इतना पूरा अच्छे से समझ गया, डेल्टा जी नेगेटिव कैसे भी होना चाहिए तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इस टेबल को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो और अच्छे से बाहर करो, ठीक है? इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। नौ, एक हम लोग इस चैप्टर का आखिरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का आखिरी पार्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? उसके पहले हम लोग को एक और चीज बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। बेसिकली स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हम लोग गिब्स एनर्जी पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे डी जी नॉट डाल दो, तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशंस।
मतलब STP बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि जी नॉट और जी के बीच में क्या रिलेशन है। जी और जी नॉट के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है, जी नॉट, और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। नाउ आपको मालूम ये होना चाहिए डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K और ln Q आप ले लो। Q का मतलब क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और Q इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हम लोग को ये इक्वेशन मालूम होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो रहा है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए मतलब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी। एट इक्विलिब्रियम में क्या लिख सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0। तो वी आर लेफ्ट विथ डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K, since at equilibrium delta G equals to 0, therefore delta G naught, we are taking delta G here, equals to minus RT ln K। ln ना अगर हम लोग को नहीं चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू 2 पॉइंट माइनस RT log to the base 10 K। K क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम Q इज रिप्लेस बाय K। समझ गया अच्छे से एकदम, इसमें कुछ डाउट अभी, पक्का। तो अभी हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में, बस MCQ पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो जितना अभी चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोग का चैप्टर हम लोग का चैप्टर ऑलमोस्ट क्या पूरा कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर और कंप्लीट। नाउ ये चैप्टर अगर हम लोग का कंप्लीट हो गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चैप्टर का पूरा अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। और सबसे बड़ी बात, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि अगला हम लोग को कौन सा चैप्टर लेना है। तो जो चैप्टर आप बताओगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जो भी आप बताओगे वो मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अगला चैप्टर आपके डिमांड में, पब्लिक के डिमांड में हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग को क्या करना है, MCQ सॉल्व करना है, क्योंकि कोई भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो MCQ अगर सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होते जाता है, मोर क्लियर होते जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आप लोग को करना क्या है, हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले रिवाइज पूरा, आप लोग को पूरा रिवाइज करना है। दूसरा क्या करना है, आप लोग को नोट्स बनाना है। अच्छा, कमेंट बिलो इफ यू वांट नोट। अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अभी आप लोग कमेंट करके आप बता दो कि मैं लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तीसरी बात, क्वेरीज आपको पूछना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको वॉच करना है, अगर पसंद आए तो लाइक करना है, और सबको सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करना है। सबको शेयर करना है, मतलब जिसको अगर जरूरत रहेगी वो अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और MCQ हम लोग एक सॉल्व कर लेंगे।
उसके बाद हम लोग मिलते हैं, अभी मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।